हेलो बेटा, कैसे हो? वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। चलिए बेटा, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। बाकी बच्चों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, जिनको आना होगा आ जाएंगे। तो बेटा, लास्ट क्लास के लेक्चर में अपन ने ऑलमोस्ट अपने जो फोटोसिंथेसिस का चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था। कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमने कहा था कि इनको अगली क्लास में रिपीट करवाएंगे। ठीक है, तो पहले ये बताओ, आप लोगों ने बाद में क्लास कंप्लीट होने के बाद फिर C4 साइकिल को एनसीईआरटी से देखा था, और अगर देखा था तो उसमें आपको कितना कुछ समझ में आया मटेरियल, कहीं कुछ कितना कुछ नहीं आया, कितना कुछ समझ आया, थोड़ा सा जरा हमको आइडिया दो। ओके, ओनली वन स्टूडेंट रिस्पॉन्ड। ओके, यस देखा था, ठीक है। ओके, चलिए अच्छी बात है। एक बार और C4 साइकिल को एनसीईआरटी लेवल पे, या बोले तो आप लोगों के लेवल पे, इसको थोड़ा सा अपन रिवाइज करते हैं कि उसमें क्या हुआ होगा। फिर इसके बाद कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड करते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बेटा अपन डिस्कशन करते हैं। उसमें ज्यादा कुछ खास अपने को लिखने का नीड नहीं है, एक नॉर्मल सा अपन डिस्कशन करेंगे, एंड देन आफ्टर अपन जंप करेंगे अपने नए चैप्टर की तरफ। ठीक है, तो फिलहाल आज अभी अपने को फोटोसिंथेटिक वाले चैप्टर में C4 साइकिल का एक रिवीजन लेना है। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस वाला अपना जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा अपन एक आप ऐसा कह सकते हैं कि एक ओवरव्यू बेसिस पे अपन उसका एक डिस्कशन करते हैं, एंड देन आफ्टर फिर अपन रेस्पिरेशन प्रोसेस की तरफ बेटा अपन जंप करते हैं। ठीक है, तो अब लास्ट क्लासेस में जहां तक हमें याद आता है, अपन ने C4 साइकिल में कुछ पॉइंट्स बेटा बताए थे। क्या क्या पॉइंट्स बताए थे? C4 साइकिल कहाँ पे रन हो रही है, इक्वेटर एरिया वाले प्लांट में या कि ट्रॉपिक एरिया के प्लांट में। क्यों रन हो रही है? क्योंकि यहाँ पे मिलने वाले जो प्लांट्स थे उनमें जो रुबिस्को एंजाइम मिला करता था वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी बेटा शो करने लगा था। ड्यू टू ट्रॉपिक रीजन ऑक्सीजनेज एक्टिविटी क्यों शो हो रही थी? क्योंकि जहां पे रुबिस्को प्रेजेंट था वहां पे उसको ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा देर तक होने लगी थी, जिसके कारण से वो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस की जगह वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी बेटा शो करने लगा था। ठीक है, हाँ बिल्कुल बेटा, स्ट्रोमा में ही। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद अपन ने बेटा ये भी बात करी थी कि भाई ये जो C4 प्लांट्स होते हैं इनमें जब ये इवॉल्व हुए थे, मतलब C3 से C4 में जब वो इवॉल्व हुए थे तो उनमें ऐसा क्या नया बदलाव हुआ था जिसके कारण से ऑक्सीजनेज एक्टिविटी रुबिस्को की इनहिबिट हो गई थी। मतलब कि रुबिस्को वहां पे ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो नहीं कर पा रहा था। तब वहां पे बेटा अपन ने बताया कि यहाँ के प्लांट्स में जो इवोल्यूशन जो हुआ है वो इनमें क्रैंस एनाटॉमी के तौर पे यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, मतलब कि जो C3 प्लांट की लीफ थी उनमें नॉर्मल एनाटॉमी अपने को देखने को मिल रही थी, जबकि C4 प्लांट में अपने को क्रैंस एनाटॉमी बेटा देखने को मिल रही थी। फिर इसके बाद अपन ने ये भी बेटा बताया था कि इन केस ऑफ C3 प्लांट जो C3 साइकिल रन हो रही है वो मीजोफिल सेल में बेटा रन हो रही थी, जबकि इन केस ऑफ C4 प्लांट वहां पे अपन ने बेटा ये चीज डिस्कस करी थी, यहाँ पे जो टोटल जो C4 साइकिल हो रही है दो अलग अलग सेल में रन हो रही है। मतलब कि C3 साइकिल नॉर्मली अगर अपन C3 प्लांट की बेटा बात करते हैं वहां पे मीजोफिल सेल में ही हो रही थी, और जबकि C4 सेल में C4 प्लांट में ये दो अलग अलग सेल में टोटल कंप्लीट हो रही थी, मीजोफिल सेल में और बंडल शीथ सेल में। और हमने यहाँ पे बेटा ओरली क्या बताया था, और हमने बेटा यहाँ पे ये कहा था कि अगर अपन बात करें C4 प्लांट्स में होने वाली अपनी जो C4 साइकिल है, तो अगर अपन इसकी बात करें तो यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन परफॉर्म हो रही है मेजोफिल सेल में, और जबकि डार्क रिएक्शन बेटा परफॉर्म हो रही है कहाँ पे? बंडल शीथ सेल में। डार्क रिएक्शन बोले तो डेफिनेटली यहाँ पे C3 साइकिल इनबिल्ट है,
है ना। तो यहाँ पे एक और अपने को पॉइंट मिला था कि जब अपन C3 प्लांट में डार्क साइकिल की बात करेंगे तो वहां पे अब अपने को केवल C3 साइकिल ही देखने को मिलती है बेजोफिल सेल में, जबकि C4 प्लांट की डार्क साइकिल में अपने को C4 साइकिल के साथ साथ C3 साइकिल भी इनबिल्ट देखने को मिला करते थे। ठीक है, ये कुछ खास डिफरेंसेस बेटा अपन ने देखे हुए थे। एक और डिफरेंस भी बेसिस पे अपन डिस्कशन कर सकते हैं कि जो C4 साइकिल है उसका जो फर्स्ट स्टेबल कार्बन कंपाउंड होता है वो 4 कार्बन वाला होता है एंड दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। C3 में अपन ने क्या देखा था, 3 कार्बन वाला था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एक और पॉइंट था कि भैया अपनी जो C4 साइकिल है वो अपने को किसने डिस्कवर करके दी थी, वो बेटा अपने को डिटेल में बताई थी हैच स्लैक ने, इसीलिए अपन इसको बेटा अपन हैच स्लैक साइकिल का भी नाम देते हैं। जबकि अपनी जो C3 साइकिल थी, C3 साइकिल को अपने को किसने दिया था, कैल्विन ने, इसलिए अपन इसको कैल्विन साइकिल का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब अपन ने एक कंपैरेटिव लेवल पे C3 C4 का अपन ने क्या किया, डिस्क्रिप्शन भी ले लिया, एक रफ रिवीजन कर लिया, यहाँ तक की बातें हुई। अब एक बार रफ अपन देख लेते हैं कि C4 साइकिल में एक्चुअली क्या हो रहा है, कैसे वहां पे स्टोरी रन हो रही थी। तो उसके लिए बेटा हमने क्या किया था कि 2 सेल हमने बनाई हुई थी, मान लेते हैं हमने दो सेल बेटा बनाई हुई थी, मान लेते हैं एक सेल ये हो गई और एक सेल बेटा ये हो गई। ठीक है, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि हम इसको बेटा कह रहे हैं मीजोफिल सेल और हम इसको कह रहे हैं बंडल शीथ सेल। ये सेल कहाँ पे बेटा प्रेजेंट होगी, कोई मुझे बताएगा ये कहाँ पे, ये दोनों सेल कहाँ पे प्रेजेंट होंगी। हमें को बेटा हम कह रहे हैं मीजोफिल सेल, हम इसको बेटा कह रहे हैं मीजोफिल सेल और इसको बेटा हम कह रहे हैं बंडल शीथ सेल। कहाँ पे ये दोनों सेल कहाँ प्रेजेंट है, बोलो जरा, लीफ में आई थिंक, है ना। चलो अच्छी बात है। फिर हमने ये कहा कि इसी बंडल शीट सेल में बेटा इस बंडल शीट सेल वाले में यहाँ पे डार्क रिएक्शन चल रही थी और यहाँ पे लाइट रिएक्शन बेटा रन हो रही थी। तो हमने ये कहा था स्टोरी कहाँ से बेटा इसकी अपन ने स्टार्ट करी थी, हमने कहा था कि यहाँ पे CO2 आती है, एब्जॉर्व किया गया होगा लीफ के थ्रू, यहाँ पे CO2 आई। अब वहां पे फिर हमने क्या कहा था कि CO2 कन्वर्ट हो जाती है HCO3 में। कैसे कन्वर्ट होती है चलिए वो बात करते हैं। तो CO2 यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बेटा प्रेजेंट होता है और इस वाटर मॉलिक्यूल से मिल करके ये बेटा बना देती है HCO3। HCO3 में बेटा ये कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना। प्योर केमिस्ट्री में जाएंगे तो ये रिएक्शन कुछ और भी होती होगी, यहाँ पे कुछ और चीजें बनती होंगी निकलती होंगी, बट फिलहाल अभी अपने को उस पर उतना ज्यादा अभी अपने को फोकस करने का नीड नहीं है। फिलहाल यहाँ अभी अपने को नीड है कि अपनी C4 साइकिल में क्या बेसिक चीजें होती हैं उसका अपने को रफ लेवल पे बेटा देखना है ना। एक्चुअली रिएक्शन में क्या क्या चीजें हो रही हैं उतनी डेप्थ अभी आपके लेवल में है नहीं, इसलिए अपन पूरी डेप्थ में अपन नहीं जा रहे हैं। हमने ये कहा था कि ये HCO3 यहाँ पे मेसोफिल सेल में अपने को क्या मिल रहा था, PEP बोले तो फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट, और इस फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट से मिल करके ये बेटा बना देता था एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड जिसको बेटा अपन क्या बोलते थे, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ठीक है, जब ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बेटा यहाँ पे बनता है, इसके बाद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड डायरेक्टली बंडल सेल में नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो ये बेटा और ज्यादा ये सिंप्लीफाई होता है और सिंप्लीफाई हो करके ये कन्वर्ट हो जा रहा था किसमें बेटा, मैलिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जा रहा था, मैलिक एसिड में बेटा ये कन्वर्ट हो जा रहा था। हमने ये भी बेटा बताया कि जिस टाइम पे ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मैलिक एसिड में बेटा कन्वर्ट होता है, जिस टाइम पे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मैलिक एसिड में बेटा कन्वर्ट होता है, इस ड्यूरेशन पे या कि इस प्रोसेस के ड्यूरेशन पे हमारा जो NADPH होता है, NADPH ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, NADP में बेटा कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर ये NADPH कहाँ से बना था। ये NADPH बेटा यहाँ पे लाइट रिएक्शन भी तो रन हुई थी ना, यहाँ पे लाइट रिएक्शन बेटा रन हुई थी। तो यहाँ पे अपने को क्या हुआ था, ATP और NADPH अपने को यहाँ पे फॉर्म हुए थे, मिले थे, वही NADPH है बेटा जो कि यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हमने ये बताया था कि ये मैलिक एसिड अब बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे आ सकता है। हमने जानबूझ के यहाँ पे आपको 2 अलग अलग यहाँ पे बाउंड्री वॉल दिखाए, इतना गैप नहीं होता है सेल में। ठीक है,
ध्यान रखना सेल में इतना ज्यादा गैप नहीं होता है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो हम इसको हम क्लोज कर देते हैं या हम प्रॉपरली बेटा बना देते हैं। ये लो, थोड़ा इसको इनलार्ज साइज कर देते हैं तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से अपन इस पे काम कर पाएंगे। ये लो, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से मैलिक एसिड इधर वाली सेल से कहाँ पे जंप करके आ गया, ये बेटा जंप करके आ गया यहाँ बंडल शील सेल में। तो हमने यहाँ पे बताया कि बेटा यहाँ पे मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है, ये मैलिक एसिड बेटा अल्टीमेटली फिर से रिकन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलो एस्टिक एसिड में। और अब ये जो ऑक्जेलो एस्टिक एसिड है ये बेटा दो काम करता है। पहला तो एक CO2 बेटा ये निकालता है। तो ये मैलिक एसिड 4 कार्बन का था, यहाँ पे भी 4 कार्बन डायरेक्टली आ गए, यहाँ पे भी 4 कार्बन आए, लेकिन अब यहाँ से इसने एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दिया। और रिमूव कराने के बाद ये यहाँ पे बेटा और किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट में, ठीक है। तो ये वाला जो पायरुवेट था इसके लिए बेटा हमने ये कहा था कि ये पायरुवेट अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टेड हो जाता है यहाँ पे। ये पायरुवेट ट्रांसपोर्टेड हो जाता है कहाँ पे, यहाँ पे बेटा आ जाता है। और ये जो CO2 है ये अल्टीमेटली बेटा इंटर कर जाता है C3 साइकिल में। तो हमने ये कहा था कि अब यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगी, C3 साइकिल बेटा रन हो जा रही थी। तो C3 साइकिल जिस तरीके से रन होती है वही RUBP से मिलना, फिर उसका कार्बोक्सिलेशन होना, फिर रिडक्शन होना, और ये सारे के सारे प्रोसेस बेटा यहाँ पे चल रही थी। तो हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे RUBP हमने बेटा मेंशन कर दिया कि CO2 RUBP से मिल जाएगी, C3 रिएक्शन रन होगी। वेल जिस टाइम पे ये बेटा इसमें पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा होता है, यहाँ पे दो चीजें होती हैं। NADP जो था यहाँ पे, ये बेटा फिर से NADPH में बेटा कन्वर्ट हो जाता है, रिकन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे दो चीजें बेटा आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। पहला तो आप इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि NADPH डायरेक्टली मेसोफिल सेल से बंडल शील सेल में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। इसलिए ये क्या करता है, ये पहले अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, ये पहले अपने इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा बेटा यहाँ पे अभी कुछ मिस्टेक है, हम उस मिस्टेक को बेटा करेक्ट करते हैं। NADPH को यहाँ की जगह अपन बेटा करेंगे, सॉरी मिस्टेक हुआ, वो बेटा यहाँ पे दरअसल ये स्टोरी होती है, ठीक है। तो NADPH जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया था, NADP में। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जिस टाइम पे ये NADPH एक्चुअली डायरेक्टली पास आउट नहीं हो सकता, इसलिए इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए ऑक्जेलो एस्टिक एसिड को, ऑक्जेलो एस्टिक एसिड ने दिए होंगे मैलिक एसिड को, मैलिक एसिड इलेक्ट्रॉन लेकर के आया और फिर से ऑक्जेलो एस्टिक एसिड में क्या कर दिया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। और जब ऑक्जेलो एस्टिक एसिड से एक मॉलिक्यूल निकल रहा था उस टाइम पे NADP ने क्या किया, NADPH का बेटा फॉर्मेशन कर दिया था, ये पायरुवेट बना। अब ये CO2 रन हो गया बेटा C3 साइकिल में, पायरुवेट बना। और ये पायरुवेट एक्चुअली में क्या करता है, आगे चल करके ये पायरुवेट क्या करेगा, एंजाइम लेगा, एंजाइम लेने के बाद ये क्या करा देगा, PEP का फॉर्मेशन करा देता है, ठीक है। PEP का बेटा ये फॉर्मेशन करा देता है। यहाँ पे कौन सा एंजाइम रन होता है, कोई मुझे बता सकता है क्या, यहाँ पे कौन सा एंजाइम रन होता है, अगर किसी को याद है तो वो मुझे बेटा बता सकता है, और अगर नहीं याद है तो चलिए अभी जैसे ही अपन ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस करेंगे वहां पे बेटा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अभी इस एंजाइम को यहाँ पे हम एज अ मिस्ट्री बेटा यहाँ पे अभी हम रख रहे हैं। बस अभी हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पे एंजाइम की हेल्प लेगा और इसको बेटा ये कन्वर्ट करा देगा। जिस टाइम पे पायरुवेट एंजाइम से मिल करके PEP को बेटा फॉर्म करता है, उस टाइम पे यहाँ पे 2 ATP मॉलिक्यूल भी ये यूज करता है और उनको कन्वर्ट करा देता है 2 ATP में। तो एनर्जी लेता है और फास्फोएनॉल पायरुवेट को बेटा ये कन्वर्ट करा देता है या ये बता देता है, ठीक है। ये पूरी की पूरी स्टोरी थी। तो अब याद करो शुरुआत में जब अपन ने डिकार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस, सॉरी जब अपन ने फास्फोराइलेशन की बेटा प्रोसेस बताई थी, तो वहां पे अपन ने कहा था सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन या डायरेक्ट फास्फोराइलेशन, है ना। और तब हमने बेटा वहां पे बताया था कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन के प्रोसेस में फास्फोएनॉल पायरुवेट डायरेक्टली पायरुविक एसिड में या कि पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और 2 ATP, और वहां पे ATP का बेटा फॉर्मेशन हो जाता है ना। यहाँ पे भी उसका ना बेटा उसका यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। इसीलिए
इसीलिए यहाँ पे एटीपी का यूटिलाइज हुआ। तो ये जो होल सोल बेटा साइकिल थी, ये साइकिल कहलाती है C4 साइकिल। अब देखो फिर से एक बार चलो बताते हैं। ना 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 ना, रुबिस्को यहाँ पे बेटा यूज नहीं होता बेटा, रुबिस्को का यूज नहीं है यहाँ पे हो रहा है। रुबिस्को का यूज तो यहाँ है, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे रुबिस्को प्रेजेंट करा दिया ना तो फिर से वही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो लाइट रिएक्शन रन हुई है, यहाँ पे तो लाइट रिएक्शन बेटा रन हुई है, और यहाँ पे लाइट रिएक्शन रन होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन जो बनी थी वो यहीं से बाहर निकल गई। ठीक है, यहाँ पे फिर से आपको बता देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे बेटा लाइट रिएक्शन रन हुई थी, और लाइट रिएक्शन रन होने के कारण यहाँ पे बेटा क्या बना हुआ था, O2, और ये O2 यहाँ से मीजोफिल सेल में आया होगा, और यहीं से बेटा कहाँ निकल जाएगा, ये O2 बाहर रिलीज करा दिया जाता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन में। ठीक है, ध्यान में रखना। तो अब यहाँ इसमें फायदा क्या हो रहा है कि लाइट रिएक्शन अलग जगह परफॉर्म हो रही है, एग्जैक्टली डार्क रिएक्शन बोले तो कैल्विन साइकिल अलग जगह यहाँ पे बेटा परफॉर्म हो रही है, C3 अलग जगह परफॉर्म हो रही है। रुबिस्को कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे। CO2 जब RUBP के साथ मिलेगा तो ये रुबिस्को यहाँ पे बेटा हेल्प करेगा। तो अब यहाँ कहीं पे भी रुबिस्को को ऑक्सीजन नहीं मिलती, यहाँ कहीं पे भी रुबिस्को को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिसके कारण से रुबिस्को हमेशा जो कार्बोक्सिलेशन की एक्टिविटी है वही परफॉर्म करता है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो नहीं करता है। ठीक है, चलिए फिर से बताते हैं। C4 साइकिल का डिटेल केमिकल इलेबोरेशन आपके लेवल पे नहीं है, आपके लेवल पे सिर्फ क्या क्वेश्चन परफॉर्म कराए जाते हैं, C4 प्लांट्स क्या है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, राइट द एग्जांपल ऑफ C4 प्लांट। अगर थ्योरेटिकल पेपर की बात करें, MCQs पेपर की बेटा बात करते हैं तो C4 प्लांट का एग्जांपल पूछता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात फिर पूछता है कि विच वन ऑफ देम फॉलोइंग C4 साइकिल अकर्स। C3 और C4 प्लांट को वो मिक्स करके MCQs के ऑप्शन के तौर पे देगा, और पूछता है कि इन दोनों इसमें से नीचे दिए गए जितने भी प्लांट्स हैं उनमें से किसमें C3 या C4 साइकिल होती है। तो दूसरा, C3 C4 साइकिल किसने दिया है, C4 साइकिल कहाँ पे रन हो रही है, किस तरह के प्लांट में रन हो रही है, किन दो सेल्स को में ये कंप्लीट होती है, इसमें इसमें एक्चुअल में इस प्रोसेस में एक्चुअल में जहां पे ये रन हो रही है उन दोनों सेल्स का नाम क्या है। तो ये कुछ इस तरीके की बेटा ये चीजें पूछता है। अब अगर अपन फिर भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे अगर अपन स्टेप देखें, स्टेप ऑफ C4 साइकिल, अगर यहाँ पे बेटा अगर अपन इसके स्टेप की बेटा बातें करें तो स्टेप में अपने को देखो सबसे पहले क्या मिला, कार्बन का यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो फिक्सेशन ही हो रहा है, तो यहाँ पे बेटा अपन इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन। पहला स्टेप में अपने को क्या मिलता है, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन के बाद क्या हुआ होगा, ये देखो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या बना है, OA। ये भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कि C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या है, और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को फर्स्ट प्राइमरी लेवल पे कौन एब्जॉर्ब करता है या कौन उसको एक्सेप्ट करता है, तो रुबिस्को एंड RUBP। ठीक है, वहां पे दो आंसर अपने को मिले। यहाँ पे भी पूछता है, और एक क्या बनता है कि वहां पे कौन सा फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या बना है, तो वो 3PGA बनता है। ये C3 साइकिल में। C4 साइकिल में क्या पूछता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है। ठीक है, बेसिकली यहाँ से इसी पे क्वेश्चन आता है C4 साइकिल से कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है। फिर कार्बन का एक्चुअल में प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, वो बेटा फास्फोएनोल पाइरुवेट को माना जाता है। यहाँ पे तो सिर्फ क्या हुआ है, इसका कह सकते हो कि इसका केवल कन्वर्जन हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी बस मॉडिफाइड हुई है, फिक्स नहीं हुई है। फिक्स ये यहाँ पे होती है PEP के साथ मिलने के बाद होती है। तो दूसरा स्टेप बेटा यहाँ पे क्या होगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अल्टीमेटली ऑक्जेलो एसिटिक एसिड यहाँ पे आया है, ठीक है, मैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, मैलिक डायरेक्टली आ गया इसलिए मैलिक में ये कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन। तो सेकंड स्टेप में बेटा अपन यहाँ पे अपन बेटा बता सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से हुआ, फ्रॉम मेसोफिल सेल टू कहाँ पे हुआ बेटा, बंडल शीथ सेल में। फिर क्या हुआ, और अब यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड बेटा बाहर निकली है, मतलब कि क्या हुआ यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन। फिर क्या हो जाती है बेटा, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन की बेटा प्रोसेस फॉलो होती है। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस के बाद फिर क्या होता है, अब यहाँ पे बेटा ट्रांसपोर्ट होगा, पायरुवेट का ट्रांसपोर्ट होता है, और साथ में यहाँ पे क्या होता है, C3 साइकिल बेटा रन हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेटा अपन बता सकते हैं ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बस, या ट्रांसपोर्टेशन भी आप जहां चाहे तो यहाँ पे लिख लें। ये बेटा इसके क्या है, 4-5 प्रोसेसेस है, और लास्ट में आप बेटा ये बता सकते हैं ट्रांसपोर्ट एंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं C3 साइकिल,
ठीक है। और इसके बाद एक फिफ्थ ऑप्शन में आप बेटा बता सकते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन किसका हुआ? पीईपी का। रीजनरेशन किसका हुआ बेटा? पीईपी का हुआ। ठीक है, तो ये 4 से 5 स्टेप में ये बेटा साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, बट आपसे ध्यान में रखना, कभी भी आपसे C3 या C4 साइकिल के स्टेप्स के नाम नहीं पूछे जाते हैं कि कितने की कौन से स्टेप में क्या हो रहा है, ये क्या कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है, इन स्टेप का नाम क्या है, ये सब कुछ आपसे नहीं पूछा जाता। ठीक है, ये एक बेटा रफ स्टोरी थी, या एक बार एक शॉर्ट रिवीजन जैसा हो गया C4 साइकिल का। क्लियर है? होप आपको ये चीजें बेटा क्लियर हो रही होंगी। मस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको ये पता हो कि क्वेश्चन कहां से आता है। मतलब देखो, बड़ा सिंपल सा बात है, नीट का जो सिलेबस है, नीट का सिलेबस है, एनसीईआरटी ने बहुत ही कंसाइज मटेरियल दिया है। कई सारे चैप्टर उसमें से ऐसे हैं जिनमें अपने को बहुत ज्यादा लेंथी डेप्थ में अपने को जाना पड़ता है, और कई सारे चैप्टर ऐसे हैं जो एक्चुअल में भी लेंथी हैं, बट उनको अपने को एनसीईआरटी की हेल्प से बेटा निकलना होता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है वो तो आपके पास ऑलरेडी सिलेबस में है, बट किस कंटेंट में आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं आते, वो आपके लेवल में नहीं है, वहां से आप पढ़ने पे टाइम भी ज्यादा अपना निकलता है, वो अपने को ध्यान में होना चाहिए। तो अगर ये आप फिल्टर कर पाते हैं कि क्या नहीं पढ़ना और क्या पढ़ना है, तो आपके लिए बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, इजी गोइंग मोड में आ जाती हैं। ठीक, होपफुली आपको ये चीजें बेटा क्लियर हो गई होंगी, होप ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट बेटा अपन ने फिर क्या बात करी थी? फैक्टर्स की। फैक्टर्स में बेटा अपन ने दो चीजों के बारे में अपन ने कहा था, एक्सटर्नल फैक्टर और कौन सा? इंटरनल फैक्टर। ठीक है, इंटरनल फैक्टर में एक तो बेटा हमने कहा था हार्मोन। ठीक है, हार्मोन्स की हमने बात इसलिए करी क्योंकि हार्मोन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहाँ पे बेटा रोल प्ले करता है। ठीक है, या इसी को आप अवेलेबिलिटी ऑफ एंजाइम्स के नाम पे भी बेटा आप कह सकते हैं। दूसरा यहाँ पे बेटा एक और चलिए आज ऐड कर देते हैं, जेनेटिकल स्ट्रक्चर, या कि जेनेटिकल फैक्टर भी यहाँ पे होते हैं। जेनेटिकल फैक्टर बोले तो प्लांट्स का जेनेटिकल फैक्टर है ना। अब ये इंटरनली बेटा कैसे यहाँ पे रोल प्ले करता होगा? मान लो कोई प्लांट ऐसा है जो कि जेनेटिकली उस तरीके, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को फॉलो नहीं करा पाता। उसकी लीफ की स्ट्रक्चर, उसका स्टोमेटा का बेटा पोजीशन, ठीक है, उसकी जो हाइट है, ठीक है, उसकी जो जो एब्जॉर्बिंग की जो कैपेसिटी है, तो इसको एक तरीके से अपन बेटा कहते हैं प्लांट का इम्यून फैक्टर अपन इसको बेटा कह सकते हो सकता है कि प्लांट जल्दी बेटा डिजीजर हो जाता हो, उस कंडीशन में क्या करेगा, ये बहुत ज्यादा क्या करेगा, एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्टेड होता चला जाएगा, जल्दी जल्दी इसमें पैथोलॉजिकल कंडीशन अराइज हो जाएगी, डिजीज यहाँ पे बेटा जल्दी जल्दी अराइज होती रहेगी, और प्लांट हमेशा डिजीजर रहेगा तो हेल्दी प्लांट नहीं रहेगा, तो ये डेफिनेटली उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं दे सकता है। इसलिए इनको बेटा अपन ने इंटरनल फैक्टर पे रखा था, बट ये उतने ज्यादा डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किए जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे बेटा अपन ने बात करी थी टेम्परेचर की, अपन ने यहाँ पे बेटा करी थी लाइट इंटेंसिटी की, यहाँ पे बेटा अपन ने बात करी थी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी वाटर की, अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, अवेलेबिलिटी ऑफ पीएच की। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को पूरा हम लिखवाने वाले नहीं है, यहाँ पे इसको बस केवल समझिएगा, समझ के काम करना है। देखो, जब भी कभी भी टेम्परेचर हायर होगा, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, जब भी कभी भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बेटा हाई होगा, तो डेफिनेटली वो हाई टेम्परेचर सेल के इन्वायरमेंट में या सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट में भी क्या करेगा, अपना इम्पैक्ट डालेगा। लीफ की जो अपर सरफेस की सेल है वो भी बेटा टेम्परेट हो जाएंगी, फिर उनके लोअर वाली जो सेल है या उनके नीचे वाली सेल है वो भी बेटा टेम्परेट होंगी। उसके कारण से क्या होगा, इसका जो लिक्विड मटेरियल है वो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसकी इवापोरेशन की बेटा क्या होगी, कहानी मेंटेन हो जाएगी। इवापोरेशन होने लगेगा तो जाहिर सी बात है वहां पे स्टोमेटा को या तो क्लोज कराना पड़ेगा या तो फिर कूलिंग की प्रोसेस को मेंटेन करना पड़ेगा। दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे बेटा फोटोसिंथेटिक रेट क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। सेम थिंग विथ लाइट टू, लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा बेटा मेजर करती है। मान लो एक जितनी आइडियल इंटेंसिटी की लाइट रिक्वायर्ड है, अगर प्लांट को उतनी आइडियल इंटेंसिटी की लाइट नहीं मिलेगी तो क्या होगा, प्लांट का जो फोटोसिंथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल इंटेंसिटी की लाइट की बेटा बात करते हैं, इमेजिन करो फोटो सिस्टम के वगैरह के बारे में, तो जो फोटो सिस्टम जिस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता था या जितनी इंटेंसिटी की लाइट को एब्जॉर्ब करता था, अगर उसको उतनी इंटेंसिटी की लाइट नहीं मिलेगी तो उसका
एब्जॉर्बिंग पावर वहां पे क्या हो जाएगा बेटा, यूटिलाइज नहीं होगा, मतलब प्लांट को जितनी इंटेंसिटी की लाइट चाहिए वो उसको मिली ही नहीं, लाइट रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी, लाइट रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी तो बाकी के सारे प्रोसेस वहां पे रुक जाएंगी या बहुत धीरे धीरे होंगी। क्लियर? हाई इंटेंसिटी की लाइट हो जाएगी। सेम थिंग विद टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के साथ भी यही है। टेम्परेचर के साथ बेटा एक और चीज है कि चलो अगर टेम्परेचर लो रहा, हम कहते हैं कि भैया टेम्परेचर तो है बट चलो 10 डिग्री का टेम्परेचर है। अब अगर 10 डिग्री का टेम्परेचर है तो 10 डिग्री के टेम्परेचर में क्या हो सकता है, एंजाइम ही एक्टिवेट नहीं होंगे, एंजाइम एक्टिवेट नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है अपना फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो रेड्यूस रहेगा। 50 डिग्री का टेम्परेचर हो जाए तो भी नहीं हो सकता, एंजाइम वहां पे बेटा एंजाइम एक्टिविटी अफेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, वाटर के साथ क्या होता है, ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सोचो जहां पे प्लांट प्रेजेंट है अगर वहां पे वाटर ही नहीं हो, एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो जाएगा। अब अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो सैप नहीं पहुंचेगा, सैप नहीं पहुंचेगा तो प्लांट का जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो कैसा हो जाएगा, और उतना जितना एक 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 इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहना चाहिए था, जितना फ्लूइडिटी कंडीशन में रहना चाहिए था नहीं हो जाएगा, कंसंट्रेटेड कंडीशन में होगा। जाहिर सी बात है प्लांट उस वाटर को क्या करेगी, कंज्यूम करने की कोशिश करेगा, तो फिर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस रेट अफेक्टेड हो जाएगी। सेम थिंग विद CO2 है ना, अगर CO2 क्या रहेगा प्लांट में, प्लांट को CO2 के साथ बेटा स्टोरी ऐसी है कि इनिशियल कंडीशन में तो CO2 जब मिलती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है, हायर होती है, लेकिन एक एक लिमिट के बाद अगर CO2 का परसेंटेज हायर होता चला जाए तो वहां पे क्या होगा, एक इसको अपन समझ सकते हैं अपने अपने एटमॉस्फेरिक कंडीशन की, ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन से, कि जब एक लिमिट के अबव अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है तो वहां पे क्या होता है, वो उस रीजन को ज्यादा टेम्परेट करती है, जिसके कारण से क्या होता है टेम्परेचर बढ़ता है। तो सेम थिंग ये बेटा कहाँ पे होगा, प्लांट के साथ होगा। अगर CO2 का लेवल प्लांट के अंदर बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली वहां पे क्या होगा, कहीं ना कहीं वो टेम्परेट कंडीशन को बेटा मेंटेन करने का, और जिसके कारण से फोटोसिंथेटिक रेट अफेक्टेड हो जाएगी। पीएच के साथ भी बेटा यही है, अगर वहां पे पीएच कम या ज्यादा होता है तो साइटोप्लाज्मिक जो पीएच है वो वहां पे बेटा वेरिएट होगा, जिसके कारण से वहां पे जो एक्ट करने वाले जो एंजाइम है उनको बेटा एक ऑप्टिमम पीएच नहीं मिलेगा, जिसके कारण से वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अपन बेटा देख देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल बेटा चलेगा, बिल्कुल 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 प्रेरणा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे स्टोरी क्या हो रही है कि जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर हैं कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके देखो, या तो वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी से रिलेटेड हो रहे हैं या तो फिर ट्रांसपीरेशनल प्रोसेस से बेटा वो रिलेटेड हो रहे हैं बेसिकली, तो है ना, या तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी से या तो फिर ट्रांसपीरेशनल प्रोसेस से बेटा वो रिलेटेड हो रहे हैं, और अल्टीमेटली यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के रेट को डाउन कर रहे हैं। फिर इसी से ही रिलेटेड हमने बताया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, और उस लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में बेटा अपन ने क्या कहा था कि ये दरअसल अपने को किसने दिया था, बेटा ब्लैकमैन ने दिया था, और उन्होंने ये बताया था कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमेशा डिपेंड करती है उस फैक्टर पर जो कि अपनी लिमिटेड अमाउंट में या कि लो लिमिटेड लेवल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, या लीस्ट परसेंटेज में बेटा प्रेजेंट होता है, उस पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं है कि चलो टेम्परेचर की ही चलो बात करते हैं, तो टेम्परेचर मान लो कि एंजाइम जो भी है वो लगभग 25 डिग्री के का जो टेम्परेचर रहता है वहां से एक्टिविटी करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब अगर टेम्परेचर हो जाए 20 या 23, तो अब वहां पे जो एंजाइम बेटा जो एक्टिवेट हो रहा था वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो 25 का जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या करेगा, एज अ लिमिटिंग फैक्टर बेटा वहां पे रोल प्ले कर रहा है। बाकी सारी चीजें प्रेजेंट है, इंटेंसिटी मैटर नहीं कर रही है, वाटर मैटर नहीं कर रहा है, CO2 मैटर, पीएच सब कुछ मेंटेन है, बट टेम्परेचर अगर 25 से कम हो गया, अगर 25 अभी 25 का टेम्परेचर मेंटेन है तब तो सब काम हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का चल रहा है, लेकिन अगर 25 से वो डल होगा, डाउन हो जाएगा, डिक्रीज कंडीशन में आ गया टेम्परेचर, तो फोटोसिंथेसिस रेट रुक गई। तो यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर की तरह कौन एक्ट करेगा, टेम्परेचर। तो लिमिटिंग फैक्टर कभी भी फिक्स नहीं होता कि लिमिटिंग फैक्टर सिर्फ एक ही फैक्टर हो सकता है, नहीं, ये कभी भी फिक्स नहीं होगा। ये दरअसल बेसिकली बेटा डिपेंड करता है कि कौन सा पर्टिकुलर फैक्टर अपने लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल मान लो टेम्परेचर बहुत अच्छा है, वाटर और क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबको ठीक है, लेकिन जितनी इंटेंसिटी की लाइट चाहिए अगर वो नहीं मिल रही है तो वहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बेटा मैटर करेगी एज ए लिमिटिंग फैक्टर। यही चीज बेटा टेम्परेचर है, लाइट है, CO2 है, पीएच है, बट वाटर ही नहीं है।
तो बेटा वहां पे फिर वाटर एज ए लिमिटिंग फैक्टर एक्ट करेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी फैक्टर एकदम से फिक्स होकर के स्ट्रिक्ट कंडीशन में नहीं है कि वो स्टिक हो गया कि मैं ही लिमिटिंग फैक्टर की तरह एक्ट करूंगा, नहीं। जो भी फैक्टर वहां पे अपने लेस लिमिट कंडीशन में प्रेजेंट होगा या कि लोअर परसेंटेज में प्रेजेंट होगा, बिल्कुल बिलो लाइन पे, वही एज अ लिमिटिंग फैक्टर बेटा एक्ट यहाँ पे करेगा। ठीक है, ये पूरी स्टोरी थी बेटा लिमिटिंग फैक्टर के बारे में। अच्छा, दूसरी चीज यही, ये जो पॉइंट हमने बेटा जो बताए हैं अभी, ये सारे के सारे पॉइंट जब आप बायोमोलिक्यूल का एंजाइम वाला बेटा चैप्टर जो आप पढ़ते हो ना, वहां पे भी रिपीट होते हैं। क्वेश्चन जो बनता है वो बायोमोलिक्यूल के एंजाइम वाले पार्ट से बनता है, इस टॉपिक से। बस यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग are not counted as an external factor of photosynthesis, are not responsible for the variation rate of photosynthesis। अब वहां पे इनमें से इन फैक्टर, यहाँ पे जितने फैक्टर हैं इनके अलावा कोई एक फैक्टर लिखा हुआ होगा। ठीक है, मान लो ऐसा हो जाए भाई, ऐसा हो जाए, यहाँ पे देखो अभी अपन ने सॉइल की बातें नहीं करी हैं, हालांकि सॉइल भी यहाँ पे एज ए एक्सटर्नल फैक्टर रोल प्ले करती है, कभी कभी वो करती है। ठीक है, तो उसको अपन इंटरनल फैक्टर में अपन काउंट कर सकते हैं कि सॉइल का किस तरीके से स्टोरी है, आई मीन सॉइल की एसिडिटी या बेसिसिटी कितनी है, सॉइल में कितने तरीके के मटेरियल प्रेजेंट हैं, फिर वो मटेरियल एब्जॉर्ब होंगे, सैप के फॉर्म में जाएंगे, प्लांट को मिलेंगे। हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर तरीके का मटेरियल नहीं मिल रहा हो, जिसके कारण से प्लांट का इम्यून सिस्टम बेटा वीक हो गया हो, है ना, तो उसको अपन इंटरनल फैक्टर में यहाँ पे चलो मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ या प्लांट का यहाँ पे अपन लिख लेते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ, या इसको कह लेते हैं बेटा प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स, ऐसा बेटा अपन इसको कह देते हैं। ठीक है, हालांकि इसको अलग से अपने को करने की नीड नहीं होती है, बट फिर भी अपन यहाँ पे बेटा इसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा इसके फैक्टर के तौर पे काउंट किए जाते हैं, या ये इसके फैक्टर हो गए। होप आपको ये दोनों की दोनों चीजें बेटा क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बोलो पहले तो फटाफट, क्लियर है यहाँ तक? आगे चल सकते हैं या अभी यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है? गुड, वेरी गुड। अब बेटा अब अपने को ना जंप करना है नए चैप्टर में, और नए चैप्टर का नाम क्या है बेटा अपना? रेस्पिरेशन। ठीक है, नया चैप्टर क्या है बेटा अपना? रेस्पिरेशन। तो अपने को यहाँ पे बेटा डिस्कस करना है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, चलो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को डिस्कस करने से पहले हम आपसे कुछ चीजें बेटा यहाँ पहले जानना चाहते हैं। पहले तो आप हमें ये बताओ रेस्पिरेशन क्या होता है। ऑडियो में भी ऑन करके बेटा बता सकते हो, और चैट में भी आप सेंड कर सकते हो। आप हमें बताओ रेस्पिरेशन क्या है। अगर अपने सिंपल शब्दों में कहें व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? बोलो फटाफट, चैट बॉक्स में बेटा मैसेज डालो, या फिर ऑडियो ऑन करके बोलो रेस्पिरेशन क्या हो सकता है, कैसे आप उसको डिफाइन कर सकते हो, कैसी प्रोसेस होगी ये रेस्पिरेशन। कुछ भी बताओ इसके बारे में, थोड़ा बहुत आइडिया दो, क्योंकि अभी तक आपने रेस्पिरेशन कई बार बेटा पढ़ के रख चुका है, मतलब आपकी क्लासेस के पहले तक, आज के पहले आपने रेस्पिरेशन डिफरेंट क्लासेस में कई बार बेटा पढ़ा हुआ है। जल्दी बोलो क्या है? एक बच्चे का मैसेज आया, ठीक, वेरी गुड श्रुति, ठीक है। और कोई बताएगा? ओके प्रेरणा, वेरी गुड। और इसके अलावा कोई? दो बच्चों ने बेटा आंसर करने की कोशिश करी, और मुझे कोई बताएगा कि रेस्पिरेशन क्या है या कैसा है? जल्दी बोलो। अभी तक तो यहाँ पे आई थिंक कितने कैंडिडेट है? 14 कैंडिडेट बेटा मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं टोटल। अच्छा देखो, एक ये बेटा ऐसी केमिकल प्रोसेस है, इसको नॉर्मली कहो एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जो कि स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन कराती है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपने कहा था ना यहाँ पे ऑक्सीजन बेटा रिक्वायर्ड होती है। ओके, तो है ना, यहाँ पे स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होता है। ध्यान रखना, रेस्पिरेशन एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे एंजाइम्स की भी नीड होती है, और यहाँ पे एनर्जी बेटा बनती है। अब हमने आपको तीन चीजें बेटा बता दी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, एंजाइमेटिक प्रोसेस है, और यहाँ पे क्या होता है? एनर्जी बेटा बनती है। अब देखो, जब अपन कहते हैं एनर्जी बनती है तो हम इसको क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? जल्दी बताओ। अगर हम कह रहे हैं यहाँ पे एनर्जी बेटा प्रोड्यूस हो रही है तो हम इसको क्या नाम दें? एंडोथर्मिक कहें या इसको एक्सोथर्मिक कहें? जल्दी बोलो, क्या क्या कहेंगे बेटा इसको? एंड एक्सोथर्मिक बोलेंगे ना, वेरी गुड। तो अब यहाँ ना 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 ना, ना एंडो नहीं रे बच्चा, ठीक है, एंडो नहीं, एंडो में तो प्रोड्यूस यूज हो रही होगी। जल्दी बोलो, एंडो में यूज होगी,
मतलब एंडो मतलब इनसाइड ना, इनसाइड मतलब क्या, यूटिलाइज करना। एक्सो मतलब क्या, बाहर करना, बाहर करना मतलब रिलीज करना, तो फॉर्म करेगी तो रिलीज करेगी, वेरी सिंपल। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में बेटा इसको अपन काउंट करेंगे, ठीक है। ओके, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, एंजाइमेटिक प्रोसेस हो गया, केमिकल प्रोसेस हो गया, जिसके थ्रू एनर्जी बनती है। वेरी सिंपल हो गया ना। सो अपन बता सकते हैं रेस्पिरेशन इज अ स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन प्रोसेस in which with the help of enzyme in which with the help of enzyme production of ATP occurs, या कि production of energy occurs, very simple है ना। रेस्पिरेशन इज अ स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन एंजाइमेटिक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऐसा भी आप बेटा कह सकते हैं। रेस्पिरेशन इज स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन एक्सोथर्मिक एंजाइमेटिक प्रोसेस, ये सब भी आप बेटा कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या आपको बताना क्या चाह रहे हैं, तीन चीजें बेटा बताना चाह रहे हैं। ये कैसी है, यहाँ पे एनर्जी बेटा बनती है, एनर्जी क्या होती है बेटा, फॉर्म होती है, ठीक है। दूसरा क्या, ये बेटा स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन है। तीसरा क्या, यहाँ पे बेटा एंजाइमेटिक रोल प्ले होता है, या कि एंजाइमेट यहाँ पे एंजाइम्स बेटा रिक्वायर्ड होते हैं, एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। और चौथा क्या, ये केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। ये चार स्टेप बेटा रेस्पिरेशन के केस में आपको क्या करने, मेमोराइज करके रखने हैं, ठीक है। दूसरा, रेस्पिरेशन कितने तरह का हो सकता है, अगर अपन एक बेसिक ले, रेस्पिरेशन कितने तरह का हो सकता है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में बेटा आपने अपने पहले कुछ पढ़ा हुआ है, आपने दो तरह के बेटा रेस्पिरेशन पढ़े हैं ना, एरोबिक एंड एनारोबिक। डोंट वरी, इनका भी अपन डिटेल नहीं करने वाले हैं, इनका डिटेल आपने रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में बेटा किया होगा, खूब आराम से किया होगा। ये आपसे बहुत पहले भी आपने पढ़ा है, एरोबिक क्या है, एनारोबिक क्या है, नाम से ही कंफर्म है। एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम हो रहा होगा, मतलब ऑक्सीडेशन प्रॉपर्ली हो रहा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, एनारोबिक, ऑक्सीजन यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, जाहिर सी बात है यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस यहाँ पे डेफिनेटली उतनी अच्छी तरीके से तो नहीं होगी। एरोबिक प्रोसेस में एटीपी लार्ज क्वांटिटी में बेटा बन रही है, एनारोबिक में लेस क्वांटिटी का एटीपी बेटा बन रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें बेटा आप जानते हो, इसको अपने को डिटेल इलेबोरेट करने का जरूरत नहीं है। अपने को डिटेल इलेबोरेट करना क्या है एक्चुअली में, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इसको अपन बेटा कैसे समझाएं, या हम ये कह सकते हैं कि इसको एनसीईआरटी ने कैसे बेटा समझाने का कोशिश किया है, ठीक है। तो थोड़ा सा चलो इस पे अगर अपन चले, तो हम यहाँ पे बेटा हम यहाँ पे बेटा कह रहे हैं, मान लो हमारा आपका दुनिया में मिलने वाले जितने भी बेटा ये सब प्लांट्स वगैरह हैं, इनका एक्चुअली में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, कहां से यहाँ पे एनर्जी आ रही होती है, कैसे आ रही होती है। डेफिनेटली ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई होगी। अब अगर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई होगी मतलब वहां पे क्या हो गया, ऑक्सीजन की नीडेड होगी। तो हम अभी मतलब समझो अगर एक छोटे बच्चे के जैसा अगर अपन कुछ चीजों को कोरिलेट करें, कि अभी इमेजिन करो रेस्पिरेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, बस सिर्फ हमें इतना आइडिया लग गया कि यार हम हूं, आप हो, या दुनिया के कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसको उसको सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए। और ये ऑक्सीजन क्या करती होगी बॉडी में, कैसे इंसान सरवाइव करता होगा, ऑक्सीजन आती होगी, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करवाती होगी, एनर्जी बनती होगी, जिसके उस एनर्जी का हम लोग यूटिलाइज करते होंगे। मतलब बहुत सिंपल से अगर हम डायरेक्टली इसको कोरिलेट करें कि जितनी इस दुनिया में सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको अल्टीमेटली एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की प्रेजेंस होने के कारण आती है। एक रफ व्यू में अगर हम कहें तो ऐसा अपन बेटा कह सकते हैं, ठीक है। अब अब अगर हम ये कह रहे हैं कि एनर्जी